हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, हम लोग जीएस प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं और जीएस प्रैक्टिस सेट की सीरीज में ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। मित्रों, इस 5वें प्रैक्टिस सेट में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने रखा है और ऑप्शन जैसे आएगा आप गेस कीजिएगा। क्वेश्चन के बाद ऑप्शन जो आएगा आप गेस कीजिएगा, उसके बाद आप लगाइएगा, ठीक है। और काउंट कीजिए कितना तैयार हैं आप एग्जाम के लिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र देगा। यानी पूछने का प्रश्न ये है, मतलब ये है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो मित्रों, इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा, उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। जबकि राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य पर नहीं है मित्रों, वो कहीं या पद रिक्त है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। लेकिन जब त्यागपत्र की बात करेंगे तो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा नरेशों की हस्तपाठी तथा अन्य सुविधाओं को समाप्त किया गया। यानी देशी रियासतों के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनकी व्यक्तिगत सुविधाओं को समाप्त किया गया, पेंशन को समाप्त किया गया। तो उसमें ऑप्शन है 25वां संविधान संशोधन, बी 26वां संविधान संशोधन, और सी 27वां संविधान संशोधन, और डी 28वां संविधान संशोधन। मित्रों, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी आप सही करिए, 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय नरेशों की हस्तपाठी तथा सुविधाओं को समाप्त किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसमें ऑप्शन सी सही है मित्रों, डॉक्टर नागेंद्र। इसको और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, काफी बार इसमें फिगर्स एंड फैक्ट्स अर्थात विविध एवं आंकड़े में हम लोगों ने आपको पढ़ाया है कि डॉक्टर नागेंद्र अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय अध्यक्ष था। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नामित होने वाले अध्यक्ष पद के लिए प्रथम व्यक्ति डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किसमें की गई है। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किसमें की गई है। ऑप्शन है भारतीय संविधान, बी 1958 के रिप्रेजेंटेशन एक्ट, और ऑप्शन सी 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में, डी 1969 के चुनाव कानून के संशोधन में। मित्रों, इसमें ऑप्शन सी सही है, 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में। 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ताकि पारदर्शी तरीके से मतदान हो सके। चलिए नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, विधायिका सभा ने किस दिन संविधान स्वीकार किया। विधायिका सभा ने किस दिन संविधान स्वीकार किया। यानी संविधान को स्वीकार कब किया गया, विधायिका सभा के द्वारा। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1948, सी ऑप्शन 26 जनवरी 1950, डी ऑप्शन 26 नवंबर 1949। मित्रों, इसमें डिटेल में हमने चर्चा किया है, संविधान को अंगीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा आपका। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है मित्रों,
बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर देर न करते हुए। भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, शिल्पकार किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो मित्रों ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बीबी गिर, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ऑप्शन इसमें सही है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। ऑप्शन सी आप इसमें सही करिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। चलिए 7वां, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्यान दीजिएगा मित्रों, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है टाइफून, टॉर्नेडो, बर्फानी तूफान और डी ऑप्शन ध्रुवीय पवन। तो इसमें मित्रों सी ऑप्शन आपका सही होगा, बर्फानी तूफान कहा जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में यानी ध्रुवीय प्रांतों में, ध्रुवीय प्रदेशों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनें क्या कहलाती हैं? बर्फानी तूफान कहलाती है। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रति घंटा वायु वेग सर्वाधिक होता है? निम्न में से किसका प्रति घंटा वायु वेग सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है तूफान, बी टारफून, सी टॉर्नेडो, डी थंडर स्टॉर्म। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा मित्रों, ऑप्शन सी आपका सही है, टॉर्नेडो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लेट ना करते हुए अगले प्रश्न पर। व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? मित्रों व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? ऑप्शन है विषुवतीय निम्न दाब से, बी ध्रुवीय उच्च दाब से, सी उपोष्ण उच्च दाब से, डी अधोध्रुवीय निम्न दाब से। इसमें ऑप्शन सही होगा मित्रों, ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन उपोष्ण उच्च दाब से। कौन सा? उपोष्ण उच्च दाब से, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, थल समीर और समुद्र समीर बनने का क्या कारण होता है? थल समीर, ध्यान दीजिएगा मित्रों, थल समीर और समुद्र समीर हम जब डिटेल क्लास लेंगे मित्रों, आप हमारी डिटेल क्लास प्लेलिस्ट में देखिएगा तो उसमें इस सारे के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी फटाफट के अंदाज में मात्र क्वेश्चन आंसर को हम टच कर रहे हैं, तो आप देख लें थल समीर और समुद्र समीर बनने का क्या कारण होता? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण और डी ज्वार भाटा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा मित्रों। कौन सा? ऑप्शन ए चालन। ठीक है, चलिए 11 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? यानी सर्वाधिक गैस का प्रतिशत वायुमंडल में किसका है? ऑप्शन है कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी हाइड्रोजन। मित्रों लेट ना करते हुए आप क्या लगाएं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। 12 नंबर का प्रश्न है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। देखिए ये किस में चलता है? कैरिबियन सागर में, बी ऑप्शन चीन सागर में और सी अरब सागर में, डी श्याम सागर में। ऑप्शन इसका सही होगा कैरिबियन सागर में। ठीक है, आप लगाएं ऑप्शन ए कैरिबियन सागर। ठीक है, चलिए 13 नंबर का प्रश्न है, वायु का निम्नतम तापमान कब अंकित किया जा सकता है? वायु का निम्नतम तापमान कब अंकित किया जा सकता है? ऑप्शन है सूर्योदय के ठीक पूर्व, ऑप्शन बी अर्धरात्रि में, सी प्रातः 3 बजे और डी किसी भी समय नहीं। मित्रों इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सूर्योदय के ठीक पूर्व। निम्नतम तापमान, टेम्परेचर ठंडा होते 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 सूर्योदय के ठीक पूर्व तक क्या होता है? निम्नतम तापमान पाया जाता है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न ऊंचाई पर पाया जाने वाला मेघ है। निम्न ऊंचाई पर कौन सा बादल पाया जाता है, कौन सा मेघ पाया जाता है? तो ऑप्शन है पचाभ मेघ, बी पहला है पछाभ मेघ, बी वर्षा मेघ, सी कपासी मेघ, डी स्तरी मेघ।
तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, वर्षा मेघ। कौन सा? वर्षा मेघ। आप ऑप्शन बी सही करिए। ठीक है, चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में होती है। चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में होती है। ऑप्शन है विषुवत रेखा पर, बी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, सी 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, और डी ऑप्शन दिया है 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। मित्रों ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ऑप्शन सी है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, ऑप्शन सी आप सही करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16 नंबर का प्रश्न है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए विषुवतीय क्षेत्र में, बी सवाना क्षेत्र में, सी टुंड्रा क्षेत्र में, और डी मानसून प्रदेशों में, यानी मानसूनी प्रदेशों में। ऑप्शन इसमें देखिए सदाबहार वन पाया जाना, वर्ष भर पहले आपको ये देखना कहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, और कहाँ पर जब वर्ष भर सीधी पड़ रही तो वर्षा का, ठीक है, मौसम होगा, बारिश का मौसम होगा, तो वो क्षेत्र बनेगा विषुवतीय क्षेत्र। जब ये कंडीशन रहेगी तो वहां पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। ठीक है, विषुवतीय क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट, वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है प्रेयरी घास के मैदान, ऑप्शन बी लानोज घास के मैदान, सी पंपास घास के मैदान, और डी डाउन्स घास के मैदान। मित्रों ये वेनेजुएला का पूछ रहा है, वेनेजुएला। ठीक है, तो इसमें कौन सा? लानोज घास का मैदान सही होगा। ऑप्शन बी सही कर लीजिए, लानोज घास का मैदान। ठीक है, चलिए 18 नंबर का प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन है अपस्फीति की दशा, बी भारी उद्योगों की ओर झुकाव, सी कच्चे पदार्थों की कमी, डी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। तो मित्रों ये है ऑप्शन 4 सही है, संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण पाई जाती है, उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 19 नंबर का प्रश्न है, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। ऑप्शन ए वॉल स्ट्रीट, बी लियोन्स रेंज में, और सी दलाल स्ट्रीट में, और डी नेताजी सुभाष रोड पर। तो इसमें कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज ऑप्शन डी सही होगा मित्रों, नेताजी सुभाष रोड पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अर्थव्यवस्था में होती है जब सभी नियंत्रण हटा दिए जाए, बी अर्थव्यवस्था का क्षय होने वाला हो, सी अर्थव्यवस्था स्थिर हो, डी अस्थैतिक अस्थैतिक विकास प्रारंभ हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है ऑप्शन डी मित्रों, स्थैतिक विकास आरंभ हो। मित्रों इसमें स्थैतिक विकास आरंभ हो तो ये चीज टेक ऑफ, ठीक है, अर्थव्यवस्था में होती है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 21 नंबर का प्रश्न है, सार्क आंदोलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए क्षेत्रीय सहयोग, बी सामरिक गठबंधन, सी सांस्कृतिक मेलजोल, डी राजनीतिक ध्रुवीकरण। तो मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप गेस कीजिए और लगाइए, क्योंकि सार्क को मैंने स्टैटिक जीके में पढ़ाया है, सार्क आंदोलन को। तो ये क्षेत्रीय सहयोग, ठीक है, क्षेत्रीय। ऑप्शन ए सही होगा इसका, क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। ठीक है, चलिए 22 नंबर का प्रश्न है, योजना आयोग के अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे, उन्होंने ही प्लानिंग कमीशन को लाया था, और ये रूस से प्रभावित, ठीक है, रूस से, कहाँ से? रूस से, ध्यान दीजिएगा मित्रों, रूस से ये
की प्लानिंग थी, लेकिन ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, देखिए प्रश्न पे चर्चा करिए। योजना आयोग के अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति जो है वो है जोसेफ स्टालिन। ऑप्शन बी सही होगा इसका, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन की ये व्यवस्था थी जिसको इंडिया में लाने वाला व्यक्ति, ठीक है, पीटी नेहरू थे। ठीक है, चलिए इसमें ऑप्शन बी सही कर लीजिए, जोसेफ स्टालिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। तेईस स्टेट ड्यूटी क्या है? स्टेट स्टेट ड्यूटी क्या है? ऑप्शन ए मातृभूमि के प्रति कर्तव्य, बी अपने घर जायदाद के प्रति कर्तव्य, सी एक प्रकार का राज्य कर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, एक प्रकार का राज्य कर। ठीक है, एक प्रकार का स्टेट टैक्स होता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? सबके पास नोट होगा, आप गिन लीजिएगा कितना आएगा, 15। नोट की संख्या नहीं मित्रों, नोट पर लिखे वो मूल्य की जो लैंग्वेज है उसकी, ठीक है, उसका नंबर 15 आएगा। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो कितनी भाषाओं में? 15 भाषाओं में लिखा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महंगाई का क्या कारण होता है? महंगाई का क्या कारण होता है? ऑप्शन ए अधिक उत्पादन, बी कीमतों का बढ़ना, डी डेफिसिटी फाइनेंसिंग, और डी ऑप्शन है कम उत्पादन। मित्रों इसमें सही है कम उत्पादन। इसीलिए तो मेक इन इंडिया का प्लान लाया गया, भारत में निर्माण, यानी भारत में प्रोडक्शन आप बढ़ाएंगे। यदि भारत में प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वो जीडीपी का हिस्सा होगा। चाहे कंपनियां स्वदेशी रहें चाहे विदेशी रहें, उसके खरीदार चाहे स्वदेशी रहें चाहे विदेशी हो, अगर भारत की सीमा के क्षेत्र या किसी भी भौतिक भू क्षेत्र के अधीन होने वाला प्रोडक्शन जीडीपी का हिस्सा, जीडीपी ग्रोथ करेगा तो महंगाई कम होगी। लेकिन यहाँ पर महंगाई का कारण क्या है? कम उत्पादन। ठीक है मित्रों, 25 नंबर का प्रश्न था। अब ये हमारा आखिरी प्रश्न था। ठीक है, हमारा आखिरी प्रश्न था। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो इसी तरीके और वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। आज के लिए बस धन्यवाद, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।